नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है बेइज्जती। बहू, यह क्या तरीका है मेरे हाथ से रिमोट छीनने का। जरा भी तमीज नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर। हाँ, नहीं है माँ जी। पूरे दिन बैठकर आप प्रवचन देखती रहती हो। मैं भी तो कभी अपना कुछ देख ही नहीं पाती हूँ। अब मेरे सीरियल का टाइम हो रहा है, इसलिए बहुत जला लिए आपका प्रवचन। बहू, साक्षी की दो टूक बातें सुनकर सरला जी हैरान हो गई, बिल्कुल सन्न रह गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 4 दिन की आई उनकी बहू साक्षी उन्हें इतनी बुरी तरह से जवाब देगी। सरला जी लगातार हैरानी से साक्षी का मुंह देखे जा रही थी, लेकिन साक्षी को तो जैसे इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उसकी बातों से सरला जी पे क्या असर हुआ है। वो अपना लापरवाही से सीरियल देखने में बिजी हो गई। सरला जी को इससे पहले पूरी जिंदगी में कभी भी अपनी बेइज्जती महसूस नहीं हुई थी, जितनी बेइज्जती आज उन्हें उनके ही घर में उनकी बहू ने की थी। बहू की बेपरवाही और बददुआजी से आज सरला जी की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई। बहू की हरकतें बार बार उनकी आंखों के आगे नाच रही थी। कैसे बहू ने दावे के साथ टीवी का रिमोट छीन लिया। शायद इसलिए कि उनके दहेज की टीवी थी, उनके मायके की टीवी थी। तभी तो साक्षी रिमोट छीनने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि और यह क्या नहीं था। आए दिन साक्षी अपने मायके के सामान के साथ ऐसा ही काम करती थी। अगर मालती जी से भी गर्मियों के दिनों में कोई इसके कमरे में जाकर बैठ जाए तो तुरंत आकर एसी बंद कर देती, यह कहते हुए कि दिन रात एसी चलेगी तो खराब हो जाएगी, जिसके चलते परिवार का कोई भी सदस्य साक्षी के कमरे में नहीं जाता था। 10 दिन बाद ही साक्षी की पहली मैरिज एनिवर्सरी थी। साक्षी ने अपने पति आलोक से कहकर एनिवर्सरी को खूब धूमधाम से मनाने का प्लान बनाया था, जिसके लिए पूरे रिश्तेदारों को भी बुलाया। साक्षी के मायके से साक्षी की बहन भाभी सब लोग आने वाले थे। सरला जी ने भी बेटी रागनी भैया भाभी की एनिवर्सरी में बड़ी खुशी 4 दिन पहले ही मायके आ गई थी। उसका 1 साल का बेटा भी था। गर्मी बहुत ही ज्यादा पड़ रही थी। जून के महीने की शादी थी। रागनी का बेटा गर्मी से परेशान हो गया था। जागते पे तो नहीं, लेकिन जब वो दोपहर को 1-2 घंटे के लिए कभी भी सोता था तो रागनी ने सोचा कि साक्षी भाभी के कमरे में एसी लगी है, उसी के कमरे में अपने बेटे को सुला दूंगी तो आराम से सो जाएगा। जैसे ही रागनी अपने बेटे को साक्षी के कमरे में सुलाने ले गई, साक्षी ने तुरंत रोक दिया। अरे नहीं दीदी, छोटा बच्चा है, मासूम है, उसे पता भी नहीं चलेगा। अगर गलती से भी बेड गीला हो गया तो पूरा गद्दा ही खराब हो जाएगा। इतना महंगा, इतना भारी गद्दा है, फिर धूप में सुखाना भी मुश्किल हो जाएगा। एक काम करिए, मैं कूलर लगा देती हूँ, आप इसे माँ जी के कमरे में सुला दीजिए। साक्षी की बात सुन रागनी एकदम से हक्की बक्की वहीं खड़ी रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि वह अब क्या बोले। ना मुंह से बोल निकल रहा था बोली, ना दिल और दिमाग काम कर रहा था। उसे बिल्कुल ही विश्वास नहीं था कि भाभी इतनी बुरी तरह से उसे टोक देगी। ससुराल से जब बेटी 4 दिन के लिए मायके आती है और उसे ऐसा व्यवहार मिले तो स्वाभाविक है, कोई भी लड़की हो रोना तो उसे आएगा ही। साक्षी के सामने तो नहीं, लेकिन माँ के सामने जाकर रो पड़ी रागनी। माँ, भाभी ये कैसी बातें कर रही है। मेरे यहाँ ससुराल में तो मेरे कमरे में मेरी ननद आती है, अपना सामान भी रखती है, अपना बैग भी रखती है, उनके बच्चे दिन भर खेलते भी रहते हैं बेड पे। मैं तो कभी बोल ही नहीं पाती हूँ और मैं अपने बेटे को बस सुलाने चली गई कि कमरा थोड़ा ठंडा है, सो लेगा। भाभी ने इतनी बुरी तरह से बोल दिया, गंदा हो जाएगा। क्या भाभी को भी बच्चा नहीं होगा, उसका बेड गीला नहीं होगा। बेटी की बात सुन सरला जी दुखी तो हो जाती है, लेकिन घर का माहौल खराब नहीं करना चाहती है। उन्होंने कहा, बेटा ये कोई नया थोड़ी है, वो अपने किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाने देती है। जितने भी चीज लेकर आई है ना, उन सब पे उसका दावा है, कोई और उसे यूज नहीं कर सकता। मेरे साथ तो आए दिन वो करती थी, लेकिन मुझे यह विश्वास नहीं था कि वह तुम्हारे साथ भी ऐसा करेगी। कहते हुए सरला जी ने रागिनी को सारी बातें बताई। सब कुछ जानकर सुनकर रागिनी ने कहा, माँ
आप भैया से क्यों नहीं बोलती? क्या बोलूं बेटा, दिन भर का थका हारा ऑफिस से आता है, उसका दिमाग क्या खराब करूं? मैं एक बोलूंगी तो बहू चार बोलेगी। इससे अच्छा है कि शांति से परे रहो। साक्षी मेरे साथ जो करती है वो करती है, वो तुम्हारे साथ भी ऐसा करेगी, यह मुझे विश्वास नहीं था। माँ, अब कुछ भी हो जाए, मैं भाभी कमरे में एकदम भी ना रखूंगी, कदम भी। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल भी मत रखना। यह कुछ ज्यादा ही पढ़ी लिखी और आज के जमाने की है। इसके बाप ने कुछ ज्यादा ही दहेज दे दिया है इसे, जो उस दहेज की आड़ में ये रिश्ते संस्कार सब कुछ भूल गई है। बस एनिवर्सरी निकल जाए अच्छे से, इसके बाद मैं आलोक को बोलती हूँ। माफी तो इसे तुझसे मांगनी ही पड़ेगी। जाने दो माँ, फालतू में मैं ही बुरी बन जाऊंगी उनकी नजरे में। वैसे भी मुझे बस तुमसे मतलब है। मुझे पहले से पता होता कि भाभी का व्यवहार ऐसा है तो मैं कभी उनके कमरे में जाती ही नहीं। बेटी की आंखों में आंसू देख सरला जी बहुत ही दुखी हुआ। सरला जी को आई कि अभी जाकर साक्षी को अच्छे से समझा दे, लेकिन आज शाम को ही साक्षी के मायके वाले भी आने वाले हैं। कल उनकी एनिवर्सरी है। घर में कलेश ना हो, रिश्तेदारों के सामने घर का माहौल खराब ना हो, इज्जत की बात थी। बहुत सोच समझकर खून का घूंट पीकर रह गई सरला जी। शाम को जैसे ही साक्षी की बहन भाभी, उनके बच्चे आए, साक्षी के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। इतनी खुश तो वो कभी भी रागिनी को देखकर नहीं हुई थी, जबकि रागिनी बेचारी साल में बस मुश्किल से एक हफ्ते के लिए ही आती है। फिर भी ननद और अपनी बहन भाभी में बहुत ही अंतर रहता है। सरला जी भी चुपचाप साक्षी को देखे जा रही थी। रागिनी उनके बगल में बैठी बोली, माँ, अब भाभी का कमरा गंदा नहीं हो रहा है। देखो उनकी बेड पे कैसे बहन के भाभी के बच्चे कूद रहे हैं। अब उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब ना ही उनका घर गंदा हो रहा है और ना ही उनका सामान गंदा हो रहा है। अब उन्हें कोई परवाह नहीं है। सारी दिक्कत बस मेरे मासूम से बच्चे को सुलाने से हो रही थी। सरला जी सब कुछ अपनी आंखों से देखे जा रही थी। छोटे छोटे बच्चे से कोई तकिया उठाकर फेंक रहा था तो कोई बेड पे ही बैठकर खा रहा था, कोई पानी पी रहा था तो बेड पे ही खेलना कूदना सारा कुछ हो रहा था। लेकिन अब एक बार भी साक्षी बच्चे से यह नहीं कहती कि पानी गिर जाएगा या बेड गंदा ना हो करे, गंदगी ना फैला। अब उसे सब कुछ मंजूर था। उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मायके वालों को पाकर वो अपने आप को इतनी बिजी हो गई कि उसने एक बार भी रागिनी या फिर सरला जी से पूछा भी नहीं। सरला जी तो चले घर पर ही रहती है, लेकिन रागिनी उसे तो 2 मिनट का भी टाइम नहीं दिया। यहाँ तक कि कभी भी रागिनी से सीधे मुंह बात भी नहीं की। और अभी देखो उनकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। यह सब देखकर रागिनी दुखी हो रही थी। सरला बेटी की मन ही मन हालत समझ रही थी, मजबूर थी, अभी कुछ कह भी नहीं सकती थी। सरला जी उनकी एनिवर्सरी खत्म होने का इंतजार कर रही थी। अगले दिन अच्छे से धूमधाम से साक्षी और आलोक की एनिवर्सरी मनाई गई। मेहमानों का आना जाना, खाना पीना सब कुछ हो गया जैसे साक्षी ने सोचा था। उसने अपनी एनिवर्सरी वैसा ही सेलिब्रेट किया। सारे मेहमान के जाने के बाद अचानक रात में साक्षी ने अपनी दीदी और भाभी के साथ अगले दिन घूमने का प्लान बना लिया। सुबह उठते ही आलोक ऑफिस चला जाता है। साक्षी को भीड़ की वजह से आलोक को बताने का मौका भी नहीं मिला, इसलिए उसने ऑफिस में फोन करके आलोक से बोल दिया, आलोक थोड़ी जल्दी आ जाना, आज सब लोग घूमने चलेंगे। आलोक ने भी हाँ में हाँ हाफ डे लेकर घर आ गया। घर में सबसे पहले घुसते ही सरला जी का कमरा पड़ता था। आलोक जैसे ही माँ के कमरे की ओर देखा तो सरला जी और रागिनी दोनों के ही चेहरे पे उदासी थी। वह तैयार भी नहीं थी। आलोक उनके पास जाकर कहता है, रागिनी, माँ, साक्षी का कब फोन आ रहा था कि सब तैयार होकर बैठे हैं और आप लोग तो अभी ऐसे ही बैठे हो, जाना नहीं है क्या? कहाँ बेटा, कहाँ जाने की बात कर रहे हो? हैरानी से सरला जी ने कहा, माँ, साक्षी नहीं कहा था कि हम सब घूमने जा रहे हैं? आज उसने घूमने का प्लान बनाया है। नहीं बेटा, हम दोनों नहीं आ रहे हैं, उसके मायके वाले ही है।
उसके साथ ही वो घूमने का प्लान बनाई होगी। हमें तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। माँ की बात सुन आलोक हैरान हो जाता है। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। बेटा, ऐसा तो बहुत कुछ है जो तुम्हें नहीं पता है और वो अभी हो रहा है। मैं तो चलो इस घर की ही हूँ, लेकिन रागिनी, वो अभी तो तुम्हार लोगों की खुशियों में शामिल होने के लिए आई थी ना। मेरे साथ तो साक्षी जो करती है वो करती है, लेकिन उसने रागिनी को भी नहीं, कहीं का नहीं छोड़ा। पहली बार मेरी बच्ची जब से मायके आई है, कोई ऐसा दिन नहीं जाता उसकी आंखों में आंसू नहीं आते हैं। साक्षी के व्यवहार से दुखी है। कहते हुए सरला जी ने सारी बातें अपने बेटे आलोक को बता दी और बोली, जाओ बेटा, तुम्हारे ससुराल वाले और तुम्हारी पत्नी तैयार होकर तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर यहाँ पे देख लेगी तुम्हें तो उल्टा चार बातें ही सुनाएगी और हमें भी सुनाएगी। नहीं माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपना ऑफिस बर्बाद करके आया हूँ, तो मेरी माँ और मेरी बहन ऐसे कैसे रह सकती है? अगर उसे मेरी माँ और बहन की खुशियाँ का ख्याल नहीं है तो मैं क्यों उसकी बहन और भाभी की खुशियाँ का ख्याल रखूं? जैसे वो मेरे परिवार वाले के साथ करेगी वैसा ही हो पाएगी। फिर आलोक रागिनी की ओर देखते हुए बोला, रागिनी, मुझे माफ कर दे, मैं खुद समझ नहीं पाया था। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। तुमने एक बार भी बताया नहीं। भाई हूँ मैं तेरा, मेरे साथ पराया जैसा व्यवहार क्यों किया तूने? एक बार बताती तो सही। क्या बताओ भैया, फालतू में आप जाकर भाभी को बोलोगे और आप दोनों में लड़ाइयाँ होगी होती है तो होने देना। एक बार समझाना भी तो जरूरी होता है। और ऐसा कौन सा सामान वह लेकर आ गई है मायके से? ऐसा कौन सा दहेज लेकर आई है जो दुनिया में कोई लेकर नहीं आता है? जितना वो लेकर आई है ना, उतना तो मैंने तुम्हें भी दिया है और उतनी ही जरूरत की चीजें सारे माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं। इसमें घमंड वाली कौन सी बात आ गई? माँ, मैं पहले आपका बेटा हूँ, फिर उसका पति हूँ। अगर वो अपने मायके से लाए सामान पे इतना घमंड कर सकती है तो आपका बेटा तो इतना बड़ा है, इतना सक्षम है। क्या तुम उस पे नाज नहीं कर सकती हो? उस पे घमंड नहीं कर सकती हो? आलोक बोला, साक्षी को अगर समय रहते सबक नहीं सिखाया जाएगा तो आने वाला समय बहुत ही कलेश भरा होगा। माँ, तुम्हारे लिए खराब होगा, मेरे लिए भी खराब होगा। इसलिए अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। मैं तुम्हारा साथ दूं और यही बैठता हूँ। अब तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, वो तुम समझ लेना। कहते हुए आलोक वहीं पे बैठ गया, रागिनी के बेटे के साथ खेलने लगा। करीब 10 मिनट बाद फिर से साक्षी का फोन आया। साक्षी गुस्से में बोलने लगी, आलोक, कहाँ हो तुम? मेरी नाक कटवा के ही मानोगे क्या? आधा घंटा हो गया, सब तैयार होकर बैठे हैं, बार बार पूछे जा रहे आलोक कहाँ है, आलोक कहाँ है? तुम्हारा पता भी नहीं चल रहा है। साक्षी, मैं तो कब का आया हूँ, माँ के पास हूँ। माँ के पास? इतना सुनते ही साक्षी ने फोन काटा और गुस्से में सरला जी के कमरे में आ गई और वहाँ आलोक माँ की गोद में सर रख लेटा हुआ था। रागिनी भी वही बैठी थी। आलोक को आराम से लेटे हुए देख साक्षी गुस्से में चीख पड़ती है, आलोक, यह क्या मजाक है? तुम्हारे पास अकल वकल नहीं है कि मैं यहाँ पागलों की तरह तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सब लोग बार बार पूछे जा रहे हैं और तुम आराम से यहाँ पे माँ की गोद में सोए पड़े हो। आलोक सरला जी की ओर देखता है और बहू, तुम आलोक को इतना क्यों बोल रही हो? माँ जी, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, अभी मेरा बहस करने का बिल्कुल मूड नहीं है। मैं अपने पति से बातें कर रही हूँ। बहू, यह तुम्हारा पति ना, मेरा बेटा है। तुम्हारे मायके की आई हुई टीवी, फ्रिज, कूलर नहीं है जिसपे तुम अपना दावा दिखा सकती हो। मायके से लाए हर सामान पे दावा दिखाती हो। मैंने कभी कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आलोक पे तो तुम दावा नहीं दे दिखा सकती। यह तुम्हारी मायके से नहीं आया है, यह मेरा बेटा है, इस पे मेरा भी दावा है। जैसे तुम अपनी किसी चीज को छूने नहीं देती हो ना, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से रहता है, वैसे ही मेरा बेटा भी मेरे हिसाब से रहेगा। माँ जी प्लीज, आप अपना यह ड्रामा बंद में करिएगा। आप लोगों को ड्रामा के चक्कर में मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती। आलोक फटाफट, चलो। नहीं बहू, आलोक कहीं नहीं जाएगा, बोला ना मैंने,
ये अभी मेरे पास है, मेरी गोद में सर रखकर सोया है, मेरा बेटा है और जो मैं कहूंगी वैसा ही करेगा। तुम्हें अपने मायके वालों के साथ घूमने जाना है, बेशक जाओ, मेरा बेटा नहीं जाएगा, थका है वो। सास की बातें सुन साक्षी आलोक को घूरने लगी। आलोक, तुम चलते हो या नहीं? नहीं साक्षी, मेरी भला इतनी हिम्मत कहाँ है कि माँ के फैसलों को ना कर दूं? सुना नहीं तुमने माँ ने क्या कहा है? मैं तुम्हारे दहेज का आया सामान नहीं हूँ, अपनी माँ का बेटा हूँ, इसलिए वह जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूंगी। का तुम्हें क्या, तुम्हें अपनी बहन और भाभी को घुमाना है तो तुम लेकर जाओ, तुम अपनी माँ और बहन को घुमाओ, उन्हें मैं लेकर जाऊंगा। अब मैं साक्षी बुरी तरह से फंसी। वो समझ गई कि यह सब लोग मिलकर उसकी खिंचाई कर रहे हैं। गलती तो साक्षी नहीं की थी, लेकिन अब बात इज्जत पे आ गई थी। अगर आलोक घर में रहकर भी दीदी और भाभी के साथ नहीं रह पाए तो मायके में साक्षी की इज्जत का क्या रह जाएगी? और अगर बात बढ़ी तो भी बदनामी साक्षी की होगी। साक्षी इस समय जो हालत में थी, ना जोर से चीख सकती थी ना ही चिल्ला सकती थी, क्योंकि बगल के कमरे में ही उसकी भाभी और दीदी बैठी थी। एक बार साक्षी ने जी में आया कि गुस्से में घूमने का प्लान कैंसिल कर दे, लेकिन प्लान कैंसिल करने का मतलब वही चार बातें क्या जवाब देगी वो अपनी भाभी को, दीदी को? अब बात साक्षी के नाक पे आ गई थी। जब उसने गुस्से में डरा धमका के सब तरह से आलोक को मनाकर देख लिया, लेकिन आलोक टस से मस नहीं हुआ, तो आखिरकार हार कर मजबूरी में अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में हाथ जोड़ लेती है। आलोक, प्लीज ऐसा मत करो, मेरी इज्जत का सवाल है, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अपने मायके वालों को? और मेरी भाभी भी है, कल को वो ताना भी दे सकती है, प्लीज समझो। मैं समझ रहा हूँ साक्षी, लेकिन तुम्हें भी समझना पड़ेगा। मेरी बहन और वो बेचारी सास में चार चार दिन के लिए आती है साल में, और अभी तो फिलहाल वो तुम्हारी एनिवर्सरी के लिए आई थी। कम से कम इस समय तो उसको तुम थोड़ा सा भाव दे ही होती। यहाँ तक कि तुम उनके छोटे से मासूम बच्चे को अपने बेड पे सुलाने से मना कर दी। तुम्हारा कमरा गंदा हो रहा था, और अब जब तुम्हारे भाभी और दीदी के बच्चे कूद रहे हैं तब गंदा नहीं हो रहा है। आलोक की मुंह से सारी बातें सुनकर साक्षी समझ गई कि सरला जी ने सारी बातें आलोक को बता दी है। आलोक का गुस्सा देख साक्षी डर जाती है। अब वो करे तो करे क्या? अगर आलोक का गुस्सा और बढ़ गया तो वो साक्षी के ऊपर चिल्लाने लगेगा, तो बगल के कमरे में साक्षी की भाभी और बहन सब सुन लेगी। ऐसे में तो इसकी इज्जत ही चली जाएगी। अंत में हार कर मायूस होकर वो आलोक से बोली, आलोक, मैं भाभी और दीदी को क्या बोलूंगी जाकर? साक्षी का उतरा हुआ चेहरा देख आलोक ने कहा, साक्षी, तुम्हें एहसास हो रहा है ना, वो तुम्हारी बहन है ना भाभी है। बात समझ सकती हो, लेकिन फिर भी बात तुम्हारी इज्जत पे आई है ना। तो वैसे ही तो रागिनी मेरी बहन है और उसकी भी शादी हो गई है। अगर उसे मायके में ऐसा व्यवहार मिलेगा तो मेरी इज्जत नहीं जाएगी। मैं तुम्हारी इज्जत बनाने के लिए तुम्हारे मायके वालों के हिसाब से चल सकता हूँ, तो तुम मेरी इज्जत बहन की नजरों में बनाने के लिए मेरे हिसाब से नहीं चल सकती। आलोक के इतना खुलकर बोलने के बाद जाकर साक्षी को बात समझ में आ गई। बात समझ में आ गई या मजबूरी कहे, जो भी कहे, वो तुरंत ही रागिनी और सरला जी से माफी मांगते हुए उन्हें अपने साथ चलने के लिए बोलती है, और खुद रागिनी के बच्चों को ले जाकर अपने कमरे में तैयार करने लगती है, ताकि रागिनी जल्दी से जल्दी तैयार हो सके। साक्षी के जाने के बाद आलोक ने कहा, माँ, इसलिए बोला था कि बात ज्यादा आगे बढ़े इससे पहले ही उसको रोक लेना सही होता है। अगर तुम यह बात मुझे पहले बता देती तो शायद आज रागिनी को इतना रोना भी नहीं पड़ता। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब मुझे नहीं लगता कि कभी भी साक्षी रागिनी के साथ ऐसा कोई बर्ताव भी करेगी। आलोक की बातें सुन सरला जी ने अपने बेटे के ऊपर गर्व हो रहा था, साथ ही साथ रागिनी को भी अपने मायके में अपने अपन का एहसास हो रहा था। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, दिल में सुकून था कि अभी भी उसका भाई उसका अपना भाई है, उसका अपना है, जो उसके दुख सुख का ख्याल रखता है।
उसका मायका अपना है, पराया नहीं। उसका मायका माँ से नहीं, भाई से भी है। यह कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।